हेलो बच्चों। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कैसे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर सिर्फ फ्रांस के बारे में नहीं है, ये पूरे यूरोप के बारे में है। और अब हमें ये देखना है कि पूरे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आना स्टार्ट हुई। ठीक, तो यदि हम 18th सेंचुरी की बात करें तो थ्रू आउट द 18th सेंचुरी हमें यह दिखेगा कि फ्रांस में कोई नेशन स्टेट यूरोप में कोई नेशन स्टेट्स नहीं थी, जैसे कि आज हम देखते हैं जर्मनी है, इटली है। ऐसी कई सारी नेशन स्टेट्स हैं जो 18th सेंचुरी में मौजूद नहीं थी, बल्कि उनकी जगह पर कैंटोन्स, डचीज एंड किंगडम्स थे। और इन पर जो रूल करने वाली अथॉरिटी थी वो थी मोनार्कीज, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। ठीक है, तो डिफरेंट रीजन्स, एक डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट लोग थे, लेकिन ये डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट लोग एक साथ एक किंगडम में रहा करते थे। जैसे कि आपकी बुक में इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हैब्सबर्ग एम्पायर का, जिसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो अलग अलग रीजन्स में रहा करते थे, लेकिन ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर का पार्ट थे। हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर मेनली रूल करता था, लेकिन ये ऑस्ट्रिया और हंगरी का भी बहुत सारा जो रीजन है वो छोटे छोटे से अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे कि अल्पाइन रीजन, जिसमें टायरोल, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, ये सारे रीजन्स आ रहे हैं, जिसमें जर्मन स्पीकिंग एरिस्टोक्रेसी रह रही है। ठीक है, हंगरी में मागियार लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं आधे से ज्यादा, और बाकी के जो आधे लोग हैं वो कुछ दूसरे डायलेक्ट्स बोलते हैं। लोम्बार्डी और वेनेटिया में इटालियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। गैलीसिया में जो है वो पोलिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, तो अलग अलग रीजन्स हैं जिनमें अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे हैं, और अलग अलग एथनिक ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोग भी रहते हैं, जैसे कि स्लोवेनियन, स्लोवाक्स, क्रोएशियंस, है ना, बोहेमियंस। ऐसे कई सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को बिलोंग करने वाले लोग यहां पर रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि जब इनमें कोई कॉमन बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं है, कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं है, यानी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, तो इतने सारे डिफरेंट लोग एक साथ एक किंगडम में कैसे रह पा रहे हैं, वो भी पीसफुली मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो वो रह पा रहे हैं एक साथ बिकॉज ऑफ द कॉमन एलिजियंस टू द किंग के लिए उनकी जो वफादारी है, उसके कारण ये लोग जो हैं ये उस एक किंगडम में एक साथ रह पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई? यदि कॉमन एलिजियंस थी, किंग के लिए वफादारी थी, तो नेशनलिज्म की फिर जरूरत ही क्या थी? तो हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग या कोई भी जो रेवोल्यूशन होता है या रिवोल्ट होता है, वो हम जनरली देखते हैं कि मिडिल क्लास स्टार्ट करती है। तो इस मिडिल क्लास में ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, इसके बारे में हम जरा समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम यूरोपियन सोसाइटी को देखते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी। यूरोपियन सोसाइटी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी: एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, या पीजेंट्री जिसे हम कहा करते हैं। ठीक है, तो यूरोप में सबसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली थे एरिस्टोक्रेसी। सबसे कम पॉपुलेशन एरिस्टोक्रेसी की है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल एरिस्टोक्रेट्स हैं। क्यों? बिकॉज दे वर यूनाइटेड। पूरे यूरोप के एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो यूनाइटेड थे और इसीलिए पावरफुल हैं। ठीक है, अब ये यूनाइटेड कैसे थे? तो बिकॉज ऑफ 3 मेन रीजंस। द एरिस्टोक्रेट्स इन यूरोप वर यूनाइटेड एंड पावरफुल बिकॉज ऑफ द कॉमन वे ऑफ लाइफ कटिंग अक्रॉस रीजनल वेरिएशंस। ठीक है, थोड़े बहुत रीजनल वेरिएशंस थे, लेकिन लगभग एक जैसा रहन सहन था कि सिटीज में भी हाउसेस हैं और कंट्री साइड में भी उनके पास एस्टेट्स हैं, तो इनका रहन सहन लगभग एक जैसा है। दूसरा, दे यूज्ड फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, है ना। एरिस्टोक्रेट्स यूज फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हायर सर्कल्स।
तो कॉमन लैंग्वेज होने के कारण ये यूनाइटेड है। एंड दे वर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ द मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, अपने बराबर के लोगों में शादियां कर रहे हैं। तो मान लो जर्मनी की कोई एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, उसने फ्रांस की किसी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, तो डेफिनेटली वो यूनाइटेड हो रहे हैं। और इन सब चीजों के कारण ये लोग पावरफुल हैं। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पीजेंट्स की, लेकिन पीजेंट्स भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि वेस्ट यूरोप में जो पीजेंट्स थे, वहां पर कंडीशन क्या है, या तो टेनेंट्स हैं या स्मॉल पीजेंट्स हैं। यानी टेनेंट्स मतलब जो किराए पर जमीन लेकर उस पर खेती करते हैं, वो टेनेंट्स कहलाते हैं। और स्मॉल पीजेंट्स मतलब छोटे छोटे से प्लॉट्स हैं उनके खुद के, जिन पर वो खेती कर रहे हैं, फील्ड्स हैं जिन पर वो खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फार्मर्स हैं वेस्ट यूरोप में, वो जमीन के मालिक हैं या जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप की कंडीशन इससे अलग है। सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में लैंड होल्डिंग पैटर्न कैसा है कि जमीन के मालिक लैंडलॉर्ड्स हैं, एंड दीज लैंड्स वर कल्टीवेटेड बाय सर्व्स। सर्व्स कौन होते हैं, एक तरीके के जो मजदूर होते हैं, जो बंधुआ मजदूर जिन्हें हम कहते हैं, है ना, बॉन्डेड लेबर जैसे होते हैं सर्व्स। पीजेंट्स ही होते हैं, लेकिन दे वर बाउंड टू वर्क ऑन द फील्ड ऑफ द नोबल्स। उनको नोबल्स की जमीन पर काम करना होता है और इसके लिए उन्हें कोई मेहनताना नहीं मिलता, कोई पेमेंट नहीं मिलती, है ना। तो सर्व्स जो हैं वो सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में काम कर रहे हैं खेतों में, जो किसके हैं, लैंडलॉर्ड्स के हैं। ठीक, क्लियर। तीसरा ग्रुप आता है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास इमर्ज हुई विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी फ्रॉम द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, और फिर ब्रिटेन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कहां पर, बाकी की कंट्रीज ऑफ यूरोप में, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। इन सभी जगहों पर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इसके कारण दो नए सोशल ग्रुप्स बन रहे हैं, एक मिडिल क्लास और एक वर्किंग क्लास। ठीक है, वर्किंग क्लास यानी जो वर्कर्स फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं, वो वर्किंग क्लास। एंड मिडिल क्लास में किसको काउंट किया जा रहा है, जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स जो समय हैं, उनको काउंट किया जा रहा है काय में, मिडिल क्लास में। ठीक है, तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई, कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग इमर्ज हुई, ये किस में इमर्ज हुई, सबसे पहले मिडिल क्लास में, जो एजुकेटेड है और जिसके पास रिसोर्सेस भी हैं, है ना, मतलब पैसा भी है और आइडियाज भी हैं। ठीक है, तो चूंकि इनके पास मीन्स एंड प्रोग्राम्स दोनों हैं, तो इनमें नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज हुई। लेकिन 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म वॉज क्लोजली रिलेटेड टू लिबरलिज्म। लिबर जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री। ठीक है, लिबर मतलब एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्री, तो लिबरलिज्म मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, तो नेशनलिज्म जो है यूरोप में वो फ्रीडम यानी लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ है। और ये लिबरलिज्म जो है हर किसी के लिए इसका मीनिंग अलग अलग है। तो अब जरा हम ये देखते हैं व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर डिफरेंट पीपल और इन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबरलिज्म फॉर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। मतलब ये स्लेवरी, सर्वडम, ये हर चीज खत्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ये ना हो कि स्लेव्स को कोई फ्रीडम नहीं मिला और बाकी लोगों को फ्रीडम मिला, है ना। तो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, दिस वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म फॉर मिडिल क्लास। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म पॉलिटिकली। पॉलिटिकली लिबरलिज्म स्टूड फॉर गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, कंसेंट का मतलब होता है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर चीजें डिस्कस की जाए और डिस्कस करने के बाद उस पर वोटिंग हो और फिर मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाए। ऐसा नहीं कि किसी एक ने कुछ रूल बना दिया और उसके ऊपर डायरेक्टली वोटिंग, वो
कंसेंसस नहीं कहलाता है, कंसेंट नहीं कहलाता है। कंसेंट का मतलब जब प्रॉपर डिस्कशन हो, प्रॉपर डिस्कशन के बाद वोटिंग हो और फिर मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाए तो वो कहलाता है कंसेंट। सो पॉलिटिकली लिबरलिज्म स्टूड फॉर गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है। सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से लिबरलिज्म का मीनिंग चेंज हुआ और ब्रॉड हो गया। सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म स्टूड फॉर एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, एक कॉन्स्टिट्यूशन, दो, एंड थर्ड पॉइंट आता है गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये तीन। तो सिंस फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म स्टूड फॉर एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 19th सेंचुरी में इसमें एक और चीज ऐड हो गई, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्लियर है ये चीज? तो ये 19th सेंचुरी में एक और पॉइंट इसमें ऐड हो गया लिबरलिज्म में। लेकिन इतने सारे मीनिंग्स हमने पढ़े, कहीं पर भी लिबरलिज्म का मतलब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। ठीक है, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी देखा था कि सिटीजन्स को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में डिवाइड कर दिया था। एक्टिव सिटीजन्स वो होते थे जो वोट कर सकते थे, और वो कौन होते थे? जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और जो किसी एक लेबर के 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, वो एक्टिव सिटीजन्स थे। विमेन को किसी भी कंडीशन में वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं थे। हालांकि जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम पर यूनिवर्सल मेल सफरेज आया, जिसमें 21 ईयर्स से ज्यादा एज के सभी लोगों, सभी मेन को वोटिंग राइट मिल गया था। इसलिए हमने उसे बोला था यूनिवर्सल मेल सफरेज। लेकिन थ्रू आउट द 19th सेंचुरी एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जो ये नॉन प्रॉपर्टाइड मैन और विमेन हैं, उनका स्ट्रगल कंटिन्यूसली चलता रहा फॉर देयर राइट्स, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब है? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर? ठीक है, सो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म स्टूड फॉर freedom of markets and removal of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. ठीक है, तो इकोनॉमिकली हम ये देख रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं कि मार्केट में गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं वो हटा दिया जाए। लिबरलिज्म का ये मतलब है। और गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो हटा दिए जाएं। ये लिबरलिज्म इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इस चीज को समझने के लिए यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 स्टेट्स की एक जर्मन कन्फेडरेशन बनाई थी, और इन 39 स्टेट्स की करेंसी और वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग थे। तो यदि मान लो कोई एक व्यक्ति को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग या न्यूरमबर्ग से हैम्बर्ग जाना है कोई चीज खरीदने या बेचने के लिए, तो उसे बीच में 11 कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना होगा, और हर एक कस्टम बैरियर पर 5% टैक्स लग रहा है। तो टोटल टैक्स हम देखते हैं 55% हो जाता है। ठीक है, और ये जो 11 कस्टम बैरियर्स हैं, यहां पर वेट्स एंड मेजर्स भी अलग अलग हैं। तो जब वेट्स एंड मेजर्स अलग अलग हैं तो हर जगह उस चीज का या तो वेट लिया जाएगा या मेजरमेंट लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि क्लोथ है तो मेजरमेंट लिया जाएगा, और क्लोथ के लिए एक यूनिट यूज होती थी एली, और उसकी वैल्यू जो है वो हर जगह पर अलग अलग है। कहीं पर 60 सेंटीमीटर, कहीं 65 सेंटीमीटर, कहीं 55, कहीं 50। तो अलग अलग जगहों पर इसकी वैल्यू अलग है। आपकी बुक में ये वैल्यूज दी हुई है। तो उसमें टाइम भी जा रहा है और मनी भी जा रहा है, दोनों चीजों का लॉस हो रहा है। तो ये जो एक नई इकोनॉमिक क्लास इमर्ज हुई है जिसे हम मिडिल क्लास कह रहे हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रही है कि एक सिंगल यूनिफाइड टेरिटरी बनाई जाए इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, ताकि बिजनेस और बढ़े, ताकि सभी का फायदा हो। ठीक है, तो इस सिंगल यूनिफाइड टेरिटरी को बनाने के लिए फॉर इकोनॉमिक पर्पस
प्रूशिया के इनिशिएटिव पर 1834 में जर्मन स्टेट्स ने एक यूनियन बनाई, कस्टम यूनियन बनाई, जिसे कहा गया ज़ोल्वेरिन। ठीक है, तो व्हाट इज ज़ोल्वेरिन? इट वाज अ कस्टम यूनियन व्हिच वाज फॉर्म्ड इन 1834 on the initiative of Prussia and joined by most of the German states। ठीक है, तो यहां पर हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म दिख रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये सब चाह रहे हैं कि एक सिंगल यूनिफाइड टेरिटरी बना लें, है ना, यूनाइटेड हो जाएं, उनमें कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी की फीलिंग आ रही, भले ही वो इकोनॉमिक्स के कारण आ रही, तो हम इसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म कहेंगे। और इस इकोनॉमिक नेशनलिज्म के कारण वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जाग रहे हैं लोगों में। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है, लेकिन यहां पर अब हम कुछ प्रोसेसेस देखेंगे कि उन प्रोसेसेस के कारण नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब वो प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं, उन प्रोसेसेस के बारे में हम समझेंगे। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे 1815 से, जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया है और पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव मोनार्कीज स्टैब्लिश हो रही हैं। तो कब और कैसे ये कंजर्वेटिव मोनार्की स्टैब्लिश हो रही हैं, और इन कंजर्वेटिव मोनार्कीज की एक्टिविटीज के कारण कैसे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है और कैसे नेशन स्टेट्स क्रिएट हो रही हैं, उसके बारे में हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।